नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में नारी शक्ति को उसका हक नहीं मिल सका। जिस सदन से महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उम्मीद थी, वही नारी शक्ति वंदन का बिल बहुमत के आंकड़े पर अटक गया। सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं है, सवाल है देश की आधी आबादी के अधिकारों का। सवाल है उन उम्मीदों का जो संसद की चौखट तक पहुंची थी और अब वही मुद्दा सड़क पर है। भोपाल में निकाली गई जन आक्रोश पदयात्रा और इसमें शामिल हजारों महिलाएं और सियासत अपने पूरे उफान पर। एक तरफ सत्ता जो इसे महिलाओं के हक की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नारी शक्ति फिर सियासत के बीच फंस गई है या यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, पर उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। नारी शक्ति बिल पर सियासी घमासान तेज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला। बहनों के अधिकार छीने गए। सड़क से संसद तक विरोध की चेतावनी। शोभा ओझा का सरकार पर सवाल। कानून पहले ही पास, फिर देरी क्यों? महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास नहीं होने के बाद अब सियासत सड़क पर आई है। भोपाल में बीजेपी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 25,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। एमबीएम कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई पदयात्रा रोशनपुरा चौराहे की ओर बढ़ी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। पार्टी का कहना है कि इस अभियान के जरिए महिला आरक्षण के मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बहनों के अधिकार छीनने का काम किया है और जानबूझकर इस विधेयक को सदन में गिराया है। कांग्रेस के कर्मों की कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। बहनों के अधिकार पे कांग्रेस ने डाका डालकर नारी सशक्तिकरण अधिनियम का विरोध करके जो बिल गिराया, पूरा देश आक्रोशित है। मध्य प्रदेश भी इस मामले में बहनों के साथ है। मैं, मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के बहनों के इस अधिकार में उनके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम निंदा करते हैं और इस आक्रोश को नीचे तक ले जाएंगे। एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और हम निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। बहनों ने विरोध किया है और बहनों का आक्रोश दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शोभा ओझा ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शोभा ओझा का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका था। ऐसे में इसे दोबारा प्रक्रिया में लाने की क्या जरूरत है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस कानून को लागू करने में देरी कर रही है, जिससे महिलाओं को उनका अधिकार समय पर नहीं मिल पा रहा है। जो 2023 का नारी वंदन अधिनियम जो पास हुआ था आरक्षण का, उसमें यही बात थी कि आप कास्ट सेंसस करा लीजिए, उसके बाद परिसीमन कर लीजिए और आप आरक्षण दे दीजिए, 1/3 दे दीजिए आप महिलाओं को। तब नहीं, इनने ये लगाया और आप ये उसके आड़ में ये चाल करना चाह रहे थे कि सेंसस कौन सा हो, 2011 का सेंसस, जिससे कि इनको ओबीसी आरक्षण ना देना पड़े और महिला बिल लागू जब होगा तब होगा। पहले इनने 34 की तैयारी की थी, अब उनको था कि 29 मिली। सब एक नौटंकी थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो इसे महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई बता रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार की नीयत और देरी पर सवाल खड़े कर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज साफ सुनाई दे रही है और अब यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह बहस और तेज होने वाली है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं, सवाल है देश की आधी आबादी के अधिकारों का। अब देखना होगा क्या इस मुद्दे पर सहमति बन पाती है या फिर नारी शक्ति सियासत के बीच यूं ही उलझी रहेगी। वाइल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं। प्रियंका दुबे जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। कनुप्रिया सत्तन जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं और थोड़ी देर में भावना अपराजिता जी
जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं स्वराज एक्सप्रेस पर। कनुप्रिया जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। क्या नौटंकी आज इस जन आक्रोश रैली में कांग्रेस को लगी? क्या जो हाथों में तख्तियां और बैनर लिए महिलाएं जो सवाल पूछ रही थी, जो उनका आक्रोश था, वो नौटंकी है या वो सवाल नौटंकी है जो वो पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्ष ने ऐसा क्यों किया? कनुप्रिया जी। देखिए राघवेंद्र जी, विपक्ष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विपक्ष जो है वो आज भी नारी आरक्षण के खिलाफ है। नारी वंदन अधिनियम जो है वो 2023 में ही पास हो चुका है और हम बार बार कह रहे हैं कि आप उसे ही लागू करिए और आप आज से लागू करिए, हम कल से तैयार हैं। मतलब आप अगर कल बुला रहे हैं हमको उसके लिए बात करने के लिए तो भी हम उस पर तैयार हैं, लेकिन उसकी आड़ में अगर आप गंभीर चालें चलेंगे तो उन्हें तो हम नहीं मंजूरी दे सकते। अगर आप उसके अंदर छुपाकर परिचलन को लेकर आए हैं, ये इतनी सारी जो भीड़ इन्होंने महिलाओं की इकट्ठी की है। राजेंद्र जी, एक वीडियो देखा होगा, इस तरह आकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन्होंने वीडियो में भी इतनी भीड़ इकट्ठी की थी, वहां पर महिलाएं मोदी जी के खिलाफ नारे लगाने लगी, तो ये महंगाई हटाओ, ये जो महिला है इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया हुआ है, दिल्ली की जो पीएम है उन्हीं को पूछ रही थी। तो भीड़ जुटाने में और इवेंट करने में तो माहिर है बीजेपी, और ये जानती है कि आने वाले समय में सत्ता पर आपका इनके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की इनकी हरकतें रही है पिछले कुछ समय में जनता ने भी समझ गई है। तो ऐसे में ये परिचलन की आड़ में अपने आप को मजबूत करने के लिए यहाँ पर महिलाओं को जो है महिलाओं के कंधों को ये सीढ़ियां बनाकर उस पर चल रहे थे और वो ये किसी साल से थे दरअसल तो कभी पास ही नहीं होगा। और अगर इनको इतनी मंशा थी तो इन्होंने कब पास क्यों नहीं करवाया जब ये 2-2 बार लगातार फुल फ्लेज बैठे हुए थे लोकसभा में। इनको याद आई 2023 में जो बिल पास हो गया, उस बिल की याद इनको आ गई 2026 में, और 2026 में भी इन्होंने नोटिफाई कब कराया, बहस चल रही थी, वो भी 16 अप्रैल की रात को। तो कहीं ना कहीं मंशा को ये देखिए हमको आपको समझ में आ ही नहीं थी कि मंशा क्या थी। इनके पास पहले से ही बैनर और पोस्टर छपे हुए थे जिससे विरोध कर रहे थे कि विपक्ष ने इनका काफी किया। कुल मिलाकर इनकी पूरी तैयारी थी, ये जानते थे कि जो ये लेकर आए हैं विपक्ष, इनके ऐसे मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं होने लगा और इसको इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी थी, तो ये कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, क्या है पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल स्टंट, तमाम तरह की बातें कांग्रेस कर रही है, कह रही है कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश से। लेकिन एक सवाल और है प्रियंका जी कि जब सत्ता में होने के बाद भी जब सरकार सड़क पर उतरती है और उतरने की नौबत आती है तो मामला गंभीर होता है। ये मामला कितना गंभीर है और आज जब ये जन आक्रोश के साथ आप लोग सड़कों पर थे, क्या मैसेज डिस्प्ले करने की कोशिश थी आज? नमस्कार, सर्वप्रथम मेरी प्रज्ञावान बहन कनुप्रिया और बहन भावना जी को नमस्कार करती हूँ। मेरी बहन की जो समस्या है उनको पहले मैं दरकिनार कर दूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत निष्पक्षता से अपनी बात को रख सकती है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ में पाएगी। आर्टिकल 334 ये कहता है कि कोई भी रीएडजस्टमेंट जब तक की परिसीमा डिलिमिटेशन नहीं हो जाता आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये संवैधानिक है। आर्टिकल 82, आर्टिकल 81 दोनों में इस चीज को उल्लेखित किया गया है। तो जो भी चीज होगा रीएडजस्टमेंट होगा, चाहे वो कास्ट सेंसस के हिसाब से करवाया जाए, चाहे जिस भी चीज को आप लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको संवैधानिक तौर पर इनका पालन करना जरूरी है। और इसी के पालन के साथ अगर रूल नंबर 66 के साथ पे चर्चा की जा रही थी और वो पूरी वैधानिक थी, सिर्फ केसी वेणुगोपालन जी का एक अमेंडमेंट माना गया था कि वो लेकर 33 नहीं, हमारी तरफ से 50% का आरक्षण की बात करिए। और जब अमित शाह जी ने उसके लिए कहा कि हम राइटिंग में 50% देने के लिए तैयार हैं, आप हमें 1 घंटे का टाइम दीजिए, हम आपको राइटिंग में 50% देने को तैयार है। फिर हंगामा किस बात का, फिर ड्रामा किसने किया, फिर आर घर मगर किंतु परंतु किसने लेकर के आया? भाई जो चीज है, जो पटरी है, तो उसको आपको पता तो करना पड़ेगा कि किस अनुपात में बांटोगे। भाई आपने कह दिया 33%, आई एग्री, 2023 में बात आई थी, पर डिलिमिटेशन उसमें भी मेंशन था, उस समय भी था। तो अब अगर जब उस पर चर्चा हो रही है तो फिर क्यों मुकर रहे हो, अपनी बात पे कायम रहो। तो सबसे बड़ा दुखद तो ये है राघवेंद्र जी कि इस बात पे वो महिला खड़ी होकर बोल रही जो कहते लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपने उधर अर्चना गौतम जी को भी पिटवा दिया और यहाँ पर पूरे नारी वंदन अधिनियम को भी पिटवा दिया।
कनुप्रिया जी ठीक है ठीक है प्रियंका जी, बात आई प्रियंका जी से एक जवाब ले ले, फिर आपके पास आता हूं भावना जी। कनुप्रिया जी 2023 में बड़ी तेज आवाज आई कि जल्दी से लागू किया जाए, जल्दी से लागू किया जाए, जल्दबाजी जो है जल्दी महिला शक्ति अधिनियम को लागू किया जाए। इस पर जल्दी थी, 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें आप लोग रेजिस्टेंस बने, अवरोध बने, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कैसे समझाएंगे महिलाओं को जो आक्रोशित हैं, जो सड़कों पर है, उनको समझाना, उनको विश्वास में लेना आवश्यक हो जाएगा, और इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है ना। फिर कनुप्रिया जी ये आम महिलाएं आक्रोशित नहीं है, उन्हें तो भीड़ है जिन्हें करता है। आम महिलाएं आक्रोशित रहेगी नहीं, ये तो समझने का विषय है, क्योंकि जो नैरेटिव बीजेपी बार-बार ये महिलाएं नैरेटिव है। कनुप्रिया जी क्या बात कर रही है, महिलाएं कोई 10, 20, 50 थोड़ी हैं, संख्या देखिए ना, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं हैं। आप एक वीडियो देखिए, दिल्ली में भी जिन महिलाओं को और बीजेपी ने इकट्ठा किया, वो महिलाएं को बीजेपी के खिलाफ कहां पर बयानबाजी करिए, मीडिया से बात करिए, और ये वीडियो आप देख सकते हैं। अभी हमने आज से इसे देखा है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, तरह तरह के न्यूज चैनल भी दिखा रहे हैं। तो जब ये जो भीड़ है, क्या आप नहीं महिलाएं समझते? क्योंकि अगर वास्तविकता में ही भारतीय जनता पार्टी जो है इन महिलाओं का भला करना चाहती है, तो उसे संवैधानिक ढंग से, जैसे कि दीदी ने कहा, प्रियंका जी महिलाएं थी या भीड़ थी, जो बात कनुप्रिया जी कह रही हैं, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं सुबह से दिखा रहे हैं, ये तो महिलाएं थी जो हजारों की संख्या में थी, 30 से 40 हजार महिलाएं आज भोपाल की सड़कों पर थी। ये कह रही है भीड़ थी जो बुलाई गई थी। बहुत दुखद है कि कनुप्रिया जैसी बहन जो मातृशक्ति को समझ सकती है, मातृशक्ति की ताकत को समझ सकती है, वो बहनों के एहसास को, उसके आक्रोश को भीड़ कह के संबोधित कर रही है। आप आज फिर वही काम कर रही है जो शाहबानो केस में आप लोगों ने पूरे डिसीजन चेंज करके सिर्फ एक तुष्टीकरण के चलते पूरे एक महिला के अधिकारों से उसको वंचित कर दिया था। आप आज उसी चीज का अनुसरण कर रही है कनुप्रिया जी। आपको सोचना पड़ेगा कि जो बहनें आज सड़कों पर उतरी है चिलचिलाती हुई 42, 43 की टेम्परेचर पर, आपको लगता है वो मात्र भीड़ है? ये तो आप पूरे मातृशक्ति का अपमान कर रही हैं, उनके आक्रोश का अपमान कर रही हैं। आज और हमें और आपको तो खड़े होना चाहिए उनके साथ में, और सोचना चाहिए कि कोई भी चीज अगर आरक्षण लागू होगा तो मुझे, आपको, सबको लाभ होगा जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, और हम खुद ही उसके लिए तीरा विरोध कर रहे हैं। और अपनी जो बहनें सड़कों पे है उनको भीड़ कहकर संबोधित कर रहे हैं, उनके आक्रोश को समझने की जगह, उनके अधिकार को देने की जगह, हमें उनकी आवाज बनने की जगह, उसको बुलंद करने के स्थान पर आज अगर हम उन्हें भीड़ के संबोधित कर रहे हैं, तो हमें आपको भी चिंतन करना पड़ेगा। आज हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हमारा करने वाले आज वो जो महिलाएं सड़कों पर कर रही है, मैं हमारे साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, चलिए ठीक है भावना जी का मैं रुक करता हूँ। प्रियंका जी रोक रहा हूँ आपको, कनुप्रिया जी आपको। हालांकि जो सड़कों पर जो तस्वीर दिखी वो कनुप्रिया जी महिलाएं थी, उसको भीड़ करके अपमान उसका ना किया जाए, क्योंकि देखिए ना हाथों में कनुप्रिया जी कैसे बात, महिलाएं ना कांग्रेस की है ना भारतीय जनता पार्टी की है, महिलाएं इस देश की है, इस लोकतंत्र की महिलाएं हैं, जो अपने अधिकार की मांग कर रही थी, जिनकी निगाहें थी सदन के भीतर उस दिन जब चर्चा हो रही थी, वोटिंग हुई, लेकिन ठीक है पक्ष में चीजें नहीं आई। अब किस तरह से आगे इस पर पहलुओं पर और सिलसिलेवार तरीके से चीजें आप लोग करेंगे, ये सियासी गलियारों में देखने को मिलेंगे। लेकिन भावना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना जी आप इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मसले को, इस संवेदनशील मुद्दे को किस तरह से देख रही हैं? क्या महिला सम्मान की राजनीति हो रही है या राजनीति पर महिला सम्मान का इस्तेमाल? ये सबसे बड़ा सवाल है भावना जी। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हो रहा है कि दोनों ही पार्टियों के जब हम देख रहे हैं, और उस दिन के संसद को भी जब एड्रेस किया गया था और दोनों ही पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया था, तो गौरतलब करना होगा कि अमित शाह जी ने खुद कहा था, जब वोटिंग से पहले ही उनका ये कहना था कि अगर ये पास नहीं होता है तो इस जो देश की महिलाओं का रोष सहना होगा। वहीं प्रियंका जी का भी आपने वक्तव्य सुना होगा, और उन्होंने भी जो कांग्रेस के जो रहे या विपक्ष के भी जो नेता रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर सेट करने की कोशिश की है, दक्षिण उत्तर भारत के नैरेटिव को एक यहाँ पर। और कुल मिला के दुख की बात यह है कि 30 साल के बाद में जब महिला आरक्षण पर कोई चीज आगे बढ़ रही थी, मैं अभी के नहीं कह रही हूँ, 2026 की, 2023 से अगर हम पीछे जाते हैं,
क्योंकि आरक्षण के लिए जो कानून था, महिला आरक्षण 33% का, वो तो पास हो गया था 23 में, और उसके बाद में ये सब जो चीजें हो रही है, तो इससे सीधे सीधे निष्कर्ष निकलता है कि ये वाली फाइट किस लिए यहाँ पर। बाकी तो तकनीकी पहलू है, प्रक्रियागत बातें हैं, परिसीमन की जो बात है उसको कौन सा आपको लेना है, सेंसस कौन सा लेना है, और इसमें जल्दबाजी के क्रेडिट के बदले ज्यादा अच्छा ये होता कि आरक्षण की दिशा में सही और सार्थक रूप में दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ती। अब जब ये सड़क पर बात आ रही है, दोनों ही पार्टी ने एक तरह से आदेश जारी करे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर रैली करेंगे। तो इस सब में वही चीज हुई है जो 27 साल से होती आई है। अभी बस एक बदलाव हुआ है कि 2023 में वो विपक्ष ने भी अच्छा रोल किया, सत्ताधारी पक्ष ने भी किया और उस बिल को पास कर दिया था। लेकिन इसके बाद में तकनीकी पहलू पर एक प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बहस की बात ही नहीं होती है। तो उससे ये लग रहा है कि कुल मिला के कि जो सच्चाई है, जो फायदा मिलना चाहिए था, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। महिलाओं में तो यही मैसेज न गया भावना जी कि ये बिल पास नहीं हुआ तो उनके साथ गलत हुआ, उनके हक की लड़ाई जो थी वो अधूरी रह गई वापस से। देखिए, हक किस बात का था? हक तो ये था विधानसभाओं में और लोकसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% हो। ये बात 2023 में ये कानून पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है परिसीमन की और उसके बाद आती है सेंसस की। तो बेहतर ये होता कि दोनों ही पार्टी सही तरीके से परिसीमन और सेंसस के प्रोसीजर को लागू करवाने की पैरवी करती। इस बात को ऐसे समझे कि अभी हमारे यहाँ SIR हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी पहला चरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ के करीब वोट डिलीट हुए हैं, वोटर्स के नाम। 90 के करीब पश्चिम बंगाल में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो जब तक आपके पास पॉपुलेशन के सही आंकड़े नहीं आएंगे, आप परिसीमन कैसे करेंगे? तो उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन में नुकसान किसका होगा? जनता का भी होगा, प्रोसेस का भी होगा, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी होगा। मतलब कुल मिलाजुलाकर नुकसान महिलाओं का हुआ है। कनुप्रिया जी, आपका रुख कर रहा हूं, क्या नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी ऐतिहासिक गलती हुई है? जो बात सदन के भीतर कही गई, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि ले लीजिए क्रेडिट, कांग्रेस पूरी क्रेडिट ले ले, ये ले लो, ब्लैंक चेक ले लो। इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ब्लैंक चेक ले ले, क्रेडिट अपने नाम रख लीजिए आप। और अमित शाह ने जो बात कही कि अगर विपक्ष इस पर सवाल या इसमें अवरोधक बनता है तो रोष झेलना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि वही रोष, वही आक्रोश की तस्वीर अब कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर देखने को मिल रही है? लग रहा है कि कोई ऐतिहासिक गलती हुई है किसी ऐतिहासिक फैसले पर? कनुप्रिया जी। बिल्कुल भी नहीं, हमसे कोई ऐतिहासिक गलती नहीं हुई है। हम फिर से कहेंगे कि महिला आरक्षण बिल के हम सपोर्ट में थे। और 2023 में यदि आपको अपराजिता जी ने भी कहा कि वो तो लागू हो ही चुका है, लड़ाई परिसीमन की है और परिसीमन को संवैधानिक ढंग से लागू करने के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी। एक सवाल और ना कनुप्रिया जी, परिसीमन से दिक्कत क्या है? परिसीमन से दिक्कत क्या है, जरा समझाइएगा। परिसीमन से दिक्कतें है, तभी तो हम उसके बार-बार उसकी बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या दिक्कत है कनुप्रिया जी, ये बताइए क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत है और किसको दिक्कत है? इससे उन राज्यों का नुकसान हो सकता है राघवेंद्र जी, जिन राज्यों ने काफी अच्छे से काफी टाइम तक जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपने एजुकेशन का काम किया, उन्होंने अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ने दिया। अगर हम आपको कह रहे हैं कि परिसीमन आप करना चाहते हैं, हमने उसी ऊपर सपोर्ट किया था, शुरुआत किया था। 25 में लिखा गया था कि जनगणना होगी और जनगणना के साथ परिसीमन होगा, लेकिन जनगणना करवाइए उसके बाद परिसीमन करवाइए। बार बार यही कहा गया कि आप इसमें जातिगत जनगणना भी कराइए, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न है ओबीसी का। और अभी अगर आप किसे लाना चाहते हैं, ये भी आप डिसाइड कीजिए कि आप किसे लाना चाहते हैं संसद में या विधानसभा में, नेताओं के बच्चों को, नेताओं के दरवाजे को, या एक आम जनता के लिए भी आप ये रास्ता खोलना चाहते हैं, वो चीज आप देना चाहते हैं। तो ये तो तय करने की बात है ना। और जितना आप कह रहे हैं कि दरअसल ये नैरेटिव तो मीडिया और बीजेपी मिलकर सेट करेंगे, जो हर बार कहती है कि हमने नारी शक्ति वंदन का सपोर्ट नहीं किया, हम तो अभी भी कर रहे हैं। बल्कि ये ऐसे कहिए कि बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन का सपोर्ट नहीं किया, तभी तो वो बीच में लेकर आई है। अलग से लाती अपराजिता जी ने कहा ना, ठीक ढंग से रास्ता निकालिए उस चीज का परिसीमन का, आप आइए ठीक ढंग से, आप चर्चा कीजिए। आप अभी बात करते हैं, सवाल का भी जवाब दीजिए। 2029 में इनको लागू करना था, चुनावों के बीचों बीच अचानक इनको एक विचार आई कि हमको इस पर चर्चा करनी है, और जिस दिन पर इनको चर्चा करनी थी, जिस दिन संशोधन बिल पर इनको चर्चा करनी थी राघवेंद्र जी, उसका नोटिस तक इन्होंने तब तक नहीं कराया था। नोटिफिकेशन की चर्चा शुरू होने के एक दिन बाद रात के 10 बजे,
कहेंगे? क्या आप ड्रामा नहीं कहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं वो बहुत संवेदनशील है और काफी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, और ना सिर्फ एक मतलब अच्छे राजनेता ही, मुझे लगता है वो बहुत अच्छे अभिनेता भी है। हमने जिस तरीके से उनकी जो मन की बात की उस दिन, और जिनके हमको लगा कि उनके मन में तो हम ही है, उनके दिल दिमाग में करते हैं हम ही, हमें उन पर रात में सोते हुए भी हम ही नजर आते होंगे। तो उनके पास और भी ऑप्शन होंगे, लेकिन प्रियंका जी जिम्मेदारी आपकी थी, ठीक है। कांग्रेस का ये हक था कि सदन के भीतर वो वोट पक्ष में करे या विपक्ष में, लेकिन जिम्मेदारी आपकी थी। आपके पास बहुमत है, आप सरकार में हैं, हालांकि उस दिन आंकड़े आप टच नहीं जरूर कर पाए, कहीं चूक हुई है आपको लग रहा है, उस पर बातचीत चल रही है, उस पर आप लोग मंथन कर रहे हैं, रणनीतियों में या विपक्ष से सहमतियों में कहीं चूक हुई है भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से? कनुप्रिया जी ने और उनकी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव जैसी सोच को आगे बढ़ा है, जिसमें इन्हें कहा, तो कहते रहे नौजवानों से गलती हो जाती, उस प्रकार की सोच को ये लोग आगे बढ़ा रहे। टीएमसी के जैसे तेजस पाल जैसे लोगों की सोच को ये आगे बढ़ा रहे। आज मैं अगर वास्तविकता पे बात करती हूँ, आर्टिकल 81 शायद मेरी बेटी पढ़ के नहीं बैठी है, आर्टिकल 181, 82 जनसंख्या के अनुसार एक वोट एक मूल्य। अगर 31 लाख वोटर के ऊपर एक सांसद कार्य कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने वोटर से मिल पा रहा होगा और क्या करो। और परिसीमन को लेकर आंकड़े के अनुसार अमित शाह जी ने बिल्कुल डेटा वाइज डेटा सबको बताया था कि सीट्स कहाँ पे बढ़ेंगी, क्योंकि 5 राज्यों का दक्षिण का आप बात करते हो, 5 राज्यों की मैं आपको खुद बता दूं, बेंगलुरु की अगर साउथ की मैं बात करती हूँ 7.5 लाख वोटर का एक विधायक, और आज अगर हम बारका जैसे जिले की बात करते हैं जहाँ 2 लाख के ऊपर से एक विधायक। आप ये डिफिशियंसी समझ रहे हैं कि किस तरीके से उनके अधिकारों को आप लोग संरक्षित कर पाए, किस तरीके से सांसद निधि का बंटवारा हुआ, किस तरीके से विधायक निधि व्यक्ति तक पहुंच पाएगी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो पाता होगा। लेकिन प्रियंका जी एक महत्वपूर्ण सवाल, देखिए अब रैलियों से और इस तरह से आक्रोश रैलियों से कुछ होने वाला नहीं, समाधान क्या होगा? आऊंगा कनुप्रिया जी आपके पास, समाधान क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष जो है इस बात पर अड़िग है प्रियंका जी कि अब परिसीमन वाले आपके इस मसले के साथ, संशोधन के साथ वो कभी सामने आपके साथ खड़ी नहीं होने वाली है। तो क्या महिलाएं इंतजार ही करेंगी या कोई आप रणनीति नहीं बना रही है इसको लेकर? सिर्फ कांग्रेस पूरा विपक्ष नहीं होता है, और भी लोगों से चर्चा की जाएगी। निश्चित है कि आंकड़े अगर जो 2/3 चाहिए उसके ऊपर अब काम किया जाएगा, परंतु हमें वही उम्मीद थी कि 2023 में जिस लेकर इन्होंने यहाँ पर जब किंतु परंतु करके और जो कास्टिज्म में बांटने की कोशिश करी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक करने की कोशिश करी, मुस्लिमों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन कब मिला है बताइए आप? उसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं। तो जनता समझ रही है कि आप लोग किस तरीके से रोड़े अटका रहे हो, और उसे निकालने का काम जरूर सरकार का है, निश्चित उसकी ओर हम भावना जी, ठीक है। भावना जी, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, समझना बेहद जरूरी है ये सवाल भी कि आप इस अवरोध को किस तरह से, कभी क्या भविष्य में खत्म होने वाला है? हालांकि प्रियंका जी कह तो रही है कि सहमति बनाई जाएगी, बातचीत की जाएगी और पार्टियों से, आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्या यह अवरोध खत्म होगा महिला आरक्षण के इस रास्ते से, या अभी महिलाओं को इंतजार ही करना पड़ेगा जो लंबे समय से करती आ रही है आरक्षण को लेकर? नियत की तो सीधे सीधे बात यहीं से हमको समझ में आ जाती है कि लोकसभा से राज्यसभा तक इस बिल को पहुंचने में पहले के जब हम देखते हैं इतिहास पे तो 10 से 20 साल लग गए थे। अगर नियत साफ होती तो ये 1996 में भी बिल लाया गया था, यूपीए सरकार के समय भी लाया गया था, लेकिन पास नहीं हुआ। एक अच्छी बात ये हुई कि 2023 में 23 में पास हो गया, तो इसको लागू तो होना ही है। अब वो परिसीमन और ये जो भले पैकेज भी हो पर लागू हो चुका है, तो आज नहीं तो कल, जैसे कि 2029 के चुनाव में नहीं होगा तो 34 तक में होगा, तो लागू होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि महिला नेत्रियां भी जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं तो उसके लिए सिलेक्टिव न रहें। जैसे मणिपुर में घटना घटती है तो एक पार्टी अपोज करती है, वेस्ट बंगाल में दूसरी करती है, उन्नाव में होती है तो दूसरी पार्टी करेगी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को एकजुट होकर इस तरह की बातों को, पार्टी पॉलिटिक्स से आगे बढ़ के जब आगे बढ़ेंगे तो सभी के लिए भलाई की बात होगी। नहीं तो ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई में नुकसान महिलाओं का होता रहेगा। हमारे पास समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा प्रियंका जी आपका, कनुप्रिया जी आपका और भावना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो आज की बहस में आरोप भी लगे, पलटवार भी हुआ, लेकिन तस्वीर अब भी अधूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस पर देश की आधी आबादी की उम्मीदें टिकी हुई है, वो अभी सियासत के बीच उलझा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि महिलाओं को उनका अधिकार कब मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक बिल नहीं, ये करोड़ों महिलाओं के सम्मान, भागीदारी और भविष्य का सवाल है।
अब नजर इस बात पर होगी कि क्या राजनीति से ऊपर उठकर कोई रास्ता निकाला जाएगा या फिर यह मुद्दा यूं ही बहसों तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।